दोबारा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ तशवीशनाक भी हैं, क्योंकि सूरत हाल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बड़ी कशीदगी और तसादुम की तरफ जा रही है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उसके ऊपर एक रद्दअमल जो है अब वो ज़्यादा शदीद हो गया है, दबाव ज़्यादा बढ़ा है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से ये कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब से फौरी मुलाकात ना करवाई गई तो फिर दोबारा से डी चौक एहतजाज की कॉल दे दी जाएगी। इसकी तफसीलात मैं आपको बताती हूँ। और मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि चूँकि ये हुकूमत इस वक्त इस बात के लिए बहुत कंसर्न है कि SCO समिट भी है, तो इस मौके पर एहतजाज वगैरह ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो लॉ एंड ऑर्डर की जिसकी वजह से कोई बैड इंप्रेशन जाए, तो शायद इस बात पर सैनिटी प्रिवेल करे और शायद अदालत के थ्रू एक इजाज़त मिल जाए। लेकिन इसके बरक्स हुआ क्या? इसके बरक्स हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फौरी जो मुलाकात की इस्तदाद थी मुस्तरद कर दी है और ये बात अब ज़्यादा गंभीर हो गई है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैं भी आपको इसकी तफसीलात बताती हूँ। और इसके साथ आज मुल्तान साहिवाल में भी एहतजाज था, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। आज काजी साहब के हवाले से भी अहम खबरें हैं, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में, लेकिन मेन स्टोरी यही है कि जो अब सूरत हाल बनने जा रही है उसके हवाले से आप सबको कहती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PTI वर्कर्स की ज़्यादा तशवीश बढ़ती जा रही थी। लीडर्स की तरफ से भी बयानात आना शुरू हो गए थे कि 3 अक्टूबर से इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और अब 11 अक्टूबर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से उसके बाद दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी और ना ही उनकी खैरियत से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई खबर पहुँच रही है। बल्कि जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से वो बड़ी तशवीशनाक थी। और ये खबर भी अब इमरान खान साहब के हवाले से आई। एक तो ये जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि सख्ती वगैरह की जा रही है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, और फिर एक ये भी खबर आना शुरू हुई कि इमरान खान साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके कान में शदीद दर्द है, कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उनके कान में दर्द है बल्कि वो बढ़ता हुआ सर में भी चला गया है और सर दर्द और कान के दर्द की वजह से वो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला है। और इमरान खान साहब ने जेल इंतज़ामिया हुकाम को ये रिक्वेस्ट भी की कि उनके जो मालिज हैं उनसे उनका राब्ता करवाया जाए, उनको चेकअप करवाया जाए, क्योंकि वो इस कान के दर्द की वजह से शदीद तकलीफ़ में मुब्तला थे। लेकिन जेल की तरफ से इस तरह की कोई इंतज़ामात नहीं किए गए, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह की सख्ती बढ़ती जा रही है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद ज़ाहिर है वर्कर्स और भी ज़्यादा परेशान थे और मुसलसल उनकी तरफ से कंसर्न्स किस्म के ट्वीट्स आ रहे हैं, रद्द अमल आ रहे हैं, और वो जो मौजूदा PTI की लीडरशिप है उनके ऊपर भी दबाव बढ़ा रहे थे कि क्यों इस हवाले से उस तरह का ज़ोरदार बयानिया नहीं सामने आ रहा, ज़ोरदार डिमांड सामने नहीं आ रही जो इससे पहले अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो वो देखने में आया था। इसके ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज ट्वीट आया सामने वो आया जनाब मुराद सईद साहब का। मुराद सईद जो हैं, आपको मालूम है कि वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के बाद जो सबसे ज़्यादा मकबूल हैं रहनुमा या सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं या जिनकी इमरान खान साहब से लॉयल्टी के ऊपर किसी को ज़र्रा बराबर भी शक नहीं होता, तो वो मुराद सईद साहब हैं। मुराद सईद साहब पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर एक्टिव हैं और रोज़ उनका कम से कम एक ट्वीट ज़रूर आ रहा है। आज जो उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया, ये बहुत उनका अलार्मिंग ख़तरनाक ट्वीट था और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया कि जिस तरह की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही है और उनकी सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसकी वजह से बेचैनी बहुत बढ़ गई है। मुराद सईद इस ट्वीट में कहते हैं कि अगरचे वो समझते हैं कि नज़्म नस्क और डिसिप्लिन की पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन अगर बात उनके लीडर की ज़िंदगी के ऊपर आ गई है तो वो फिर कोई पार्टी नज़्म ज़ब्त या किसी भी और चीज़ को बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाएंगे और बिल्कुल इन तमाम चीज़ों से हटकर अलग से वो बिल्कुल एक एहतजाज की बड़ी कॉल दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक फ़ाइनल मौका है इस तमाम रियासत के लिए, हुकूमत के लिए, कि इमरान खान साहब से फ़ौरी मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए, उनकी खैरियत से मुताल्लिक आगाह किया जाए, अदरवाइज़ डी चौक पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। तो ये एक तरह से उन्होंने वार्निंग दी, अल्टीमेटम दिया। उन्होंने साथ में ट्वीट
ट्वीट में लिखा कि हम पर जितने मर्जी जुल्म हो गए, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, हमारे लोगों को पकड़ा गया, उन्हें मारा पीटा गया, उन पर गिरफ्तारियां हुई, मुकदमात बने, सब कुछ हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर बात इमरान खान साहब की ज़िंदगी पर आएगी तो फिर कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मुराद सईद साहब ने बहुत ये ज़ोरदार किस्म का जो ट्वीट किया, ये एक तरह से फाइनल अल्टीमेटम था, एक फाइनल कॉल की तरफ, कि उन्होंने कहा कि अगर अब हम आएंगे इस्लामाबाद तो फिर हम अपने लीडर को साथ लेकर ही जाएंगे, वापसी जो होगी वो इमरान खान के साथ ही होगी और ये एक फाइनल कॉल होगी। मुराद सईद साहब का ये ट्वीट जो है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और इसको आप बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते। जैसा कि मैंने कहा कि अभी जो और लोग एहतजाजों की कॉल्स देते हैं या ट्विटर पर कोई ऐलानात जारी करते हैं, उनकी वो हैसियत नहीं हो सकती जो मुराद सईद की कॉल की हो सकती है। तो इस बात को, ये बहुत सीरियस बात है कि अगर मुराद सईद साहब इस हवाले से ये बात कर रहे हैं। और मुराद सईद का ये ट्विटर जो पैगाम आया, उसके साथ साथ खालिद खुर्शीद ने भी, जो कि आपको पता है एक और बड़े दबंग किस्म के लीडर हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से भी ये ऐलान किया गया कि अगर इमरान खान साहब से फौरी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तो 15 अक्टूबर को डी चौक को दोबारा वो भर देंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम वहाँ पहुँचेंगे। मुराद सईद ने भी तमाम जो उनके अरकान असम्बली हैं, यूसी के लोग हैं, जो उनके टिकट होल्डर हैं, आईएसएफ के लोग हैं, तमाम लोगों को उन्होंने कह दिया है कि आप तैयार रहें, आपको फाइनल कॉल दे दी जाएगी। खालिद खुर्शीद ने भी उन्होंने तो एक मुजवज़ा डेट भी दे दी कि 15 अक्टूबर को हम दोबारा डी चौक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फिर हम्माद अजहर की तरफ से भी ऐसा ही ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती तो फिर हम डी चौक की तरफ दोबारा एक मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। तो ये तमाम लोगों की तरफ से एक प्रेशर बढ़ाया गया और ये प्रेशर बढ़ाने का मकसद कुछ इस तरह से था कि सलमान अकरम राजा साहब ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे आज, और जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं नौरीन खानम, उनकी दरख्वास्त लेकर और ये सारा जो मामला था उसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब की बहन और उनके मालिज को कम अज़ कम, सिर्फ 2 लोगों को ही सही लेकिन इमरान खान साहब तक रसाई दे दी जाए। लेकिन आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पहले उनकी इस्तदा भी सुनी, फिर हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुना और उसके बाद थोड़ी देर के लिए फैसला उन्होंने महफूज किया और कहा कि मैं ऑर्डर जारी करूंगा। अब से कुछ देर पहले उनका ऑर्डर आ चुका है और इसमें उन्होंने इमरान खान साहब की बहन की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि जो पाबंदी लगी है जब वो ख़त्म होगी तो जेल मैनुअल के मुताबिक ही इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकेगी, फौरी तौर पर वो इस सिलसिले में कोई ऑर्डर नहीं कर रहे। तो आमिर फारूक साहब ने वही किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। कोई मैं इस बारे में खुशफहमी में मुब्तला नहीं थी कि वो कोई अच्छा फैसला इस हवाले से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बुनियादी हक है किसी कैदी का कि उसकी रसाई हो उसकी फैमिली तक, उसके वकला तक। तो ये एक जो अजीब व गरीब सा ऑर्डर था, ये आप आमिर फारूक साहब से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोच रही थी कि जो अब एक हाइप बन रही है और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है कि रियासत इस वक्त बहुत सेंसिटिव है SCO समिट को लेकर के, तो शायद ये कोशिश करेंगे कि इस हद तक बात ना जाए कि दोबारा एहतजाज के लिए PTI आ जाए डी चौक में। अब आप सोचिए ना कि एक तरफ SCO समिट होने जा रही है, वफूद आ रहे हैं, तो क्या उस मौके के ऊपर रियासत ये कुछ अफोर्ड कर सकती है कि कोई एहतजाजी मार्च जो है वो ठीक बीचों बीच शारे दस्तूर पर आके बैठ जाए? तो ये बहुत ख़तरनाक मनाजिर है। चलिए हम ये मान भी लेते हैं कि उन्हें बहुत रुकावटों से मारपीट करके रोक लिया जाएगा, लेकिन वो सारे दौरान जो एक इमेज बनेंगे, जो उसके ऑप्टिक्स होंगे, वो क्या इम्पैक्ट देंगे, ये सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन ज़रूरी थी। कि अगर आप ये देखिए कि आप मान लिया जी आप बहुत तगड़े हैं, रियासत उनको हिलने ही नहीं देगी, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो बाहर आएंगे, आप उन्हें रोकेंगे, शेलिंग करेंगे, रुकावटें खड़ी करेंगे, ये सब करेंगे, तो उस सूरत में आप अंदाज़ा लगाएं कि जो वहाँ पे बैरून मुल्क से सरबराहान आए हुए होंगे तो आप क्या उन्हें ऑप्टिक्स दे रहे हैं कि ये हमारा मुल्क है। PTI को भी जो पहला एहतजाज मौखर करने के लिए दबाव डाला गया तो उसकी भी यही वजह बताई गई कि जी चूँकि SCO समिट है तो इस तरह के जो मामलात हैं उसमें सियासत को एक तरफ रखें, फिलहाल एहतजाजी तहरीक वगैरह ये सब कुछ ना करें। लेकिन दूसरी तरफ जब ये पाबंदी लगाई गई तो इससे PTI की बेचैनी में इजाफा हुआ। PTI ने ये एक
پورا ایک موو بنائی اور انہوں نے دیکھا کہ اس وقت اس حوالے سے ریاست سینسٹیو ہے تو پورا دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر انہیں اسی بات سے خوفزدہ کر کے کہ جی احتجاج وغیرہ روکنے کے چکر میں بڑے کام خراب ہو جائے گا، تو لہٰذا عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس فیصلے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاست نے کسی بھی دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم تو نہیں کرواتے، ملاقات کر لو جو کرنا ہے۔ اب اس میں جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے منع کیا ہے اس حوالے سے کہ جی ہم نے نہیں احتجاج کرنے دینا ہے اس طرح، تو اس کے بعد پھر کیا کوئی بیک ڈور طریقے سے پی ٹی آئی کو انگیج بھی کیا جائے گا، کوئی اور طریقے سے ان کو کوشش کی جائے گی کہ کوئی ان کو خیر خبر دے دی جائے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اس معاملے کے اوپر ایجیٹیشن کہ جی جو پہلے واقعہ ہوا اور جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب نے آخر میں احتجاج کو ناکام ہی بنا دیا ایک طرح سے، تو اس کے بعد شاید لوگ اس طرح ٹرسٹ کر کے نکلیں گے بھی نہیں، مومنٹم ہی نہیں بنے گا اور کارکن ویسے ہی پست حوصلہ ہوں گے، ویسے ہی جو زیادہ دلیر قسم کے کارکن ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہوگا کیا اور کیسے ہوگا؟ تو یہ شاید نکلیں گے ہی نہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی اگر علی امین لیڈ کر رہے ہوتے یا کوئی اور بھی ان میں سے لیڈ کر رہا ہوتا تو شاید واقعی ایسی ہی صورتحال بنتی اور بہت زیادہ کارکن نہ نکلتا۔ لیکن اگر یہ بات یاد رکھیے کہ علی امین کے لیڈ کرنے میں اور مراد سعید کی کال میں فرق ہوگا۔ اگر کارکنوں کو یہ لگتا ہے کہ مراد سعید ان کے ساتھ ہوں گے اور لیڈ کریں گے تو اس موقع کے اوپر پھر یہ جو مومنٹم بنے گا وہ پہلے مومنٹم سے بھی زیادہ ہوگا، اور یہ جو صورتحال ہوگی یہ کسی طور بھی ایک ایسی سچویشن میں کہ جب غیر ملکی سربراہ آ رہے ہیں تو یہ کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا بات نہیں ہوگی کہ اس قسم کے آپٹکس بنے کہ آپ زور زبردستی کر کے لوگوں کو روک رہے ہیں یا لوگ زور زبردستی کر کے آ رہے ہیں۔ تو اس کو بڑی خوش اسلوبی سے طے کیا جا سکتا تھا معاملے کو۔ ایک رائٹ بھی ہے قیدی کا کہ ان سے ملاقات ہو سکے، آپ ان کے بہن سے ملاقات کروا دیتے، کم از کم ایک ملاقات اس وقت کروا دیتے، اس کے بعد باقی جو دیکھا جاتا ایس سی او سمٹ کے تو کم از کم کوئی خبر ان کے حوالے سے آ جاتی تو تھوڑا سا کارکن بھی ٹھنڈا ہو جاتا۔ لیکن جان بوجھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ ہر معاملے کو تصادم کی طرف لے جایا جاتا ہے عجیب و غریب فیصلے کر کے، اور یہ اب جو صورتحال ہے یہ خاصی اب حیران کن پریشان کن بن چکی ہے۔ اب انہوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ریاست نے کہ جی ہم نہیں ملاقات کرا رہے، اور اب اس کی طرف سے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے یہ اب انتظار باقی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اب رات تک کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ آ بھی سکتی ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، سلمان اکرم راجہ آلریڈی بتا چکے ہیں کہ اس کے بعد آج ہی کا یہ صرف دن تھا، اس کے بعد آگے چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں اور پھر یہ پورا معاملہ 1-1.5 ہفتے کے لیے مؤخر ہو جائے گا کیونکہ عدالتیں بھی بند رہیں گی۔ ایس سی او سمٹ کی وجہ سے تقریباً 2 جو شہر ہیں پورے کے پورے ہر لحاظ سے بند ہو رہے ہیں۔ ویسے یہ بھی مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ضرورت کیا ہے، مطلب دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، اقوام متحدہ کے اجلاس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ پورا شہر پورا ملک بند کر کے بیٹھ جائیں آپ کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک روٹین کی بات ہے، اچھی بات ہے، ہمارے ملک میں آ رہے ہیں لوگ تو ایک روٹین چیزیں ہونی چاہیے، سیکیورٹی آپ کریں، ضرور کریں۔ آپ نے قومی اسمبلی سینٹ کا اجلاس ملتوی کیا، اچھی بات ہے، وہاں پہ ظاہر ایکٹیویٹیز رہیں گی، اس حوالے سے تو آپ کریں، لیکن عدالتوں کو بند کر دینا، ٹوٹل جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو ٹوٹل کلوز کر دینا، تعلیمی ادارے کالجز ہر چیز بند کر دینا، یہ بات ساری بالکل سمجھ سے بالاتر ہے، اور بظاہر اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک پورا شہر بلکہ 2 شہر ایک طرح سے آپ نے ٹوٹل کرفیو لگا دیا ہے 2-3 دنوں کے لیے۔ تو یہ بہت ہی ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے، اور ظاہر ہے کورٹ کی سماعتیں بھی نہیں ہوں گی، تو سلمان اکرم راجہ صاحب اس لیے آج پوری کوشش میں تھے کہ کسی طرح یہ اجازت مل جائے تاکہ اگلے 1 ہفتے اگر کورٹ نہ بھی کھلے تو اس اب سارے چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا اس آرڈر کو جو ابھی آج عامر فاروق صاحب نے کہا ہے، اسی لیے کیونکہ آگے عدالتیں بند ہوں گی، تو یہ کافی صورتحال جو ہے وہ خطرناک سی ہو جائے گی۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کا لاہ عمل کیا آتا ہے، لیکن 1-2 جو اور چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کر دیتی ہوں۔ اس موقع پہ آج ساہیوال میں اور ملتان میں بھی احتجاج کی کال تھی، کچھ لوگ نکلے ہیں یہاں پر احتجاج کے لیے، لیکن اگین یہاں پر پھر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، ساہیوال میں بھی اور ملتان میں بھی 300 سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے مختلف کارکنان کے اوپر۔ تو یہ ایک پیٹرن ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ یہاں پر آپ کو اس طرح کی کالز دینے کی ضرورت کیا ہے، اس سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں، ایویں لوگ باہر نکلتے ہیں اور اٹھ کے وہ بیچارے گرفتار ہو جاتے ہیں یا نئے مقدمات بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح کی کالز دینے کا کیا فائدہ ہے، یا تو ایک فائنل کال آپ اگر دے رہے ہوں اور پورے پنجاب کے لیے بھی ہو
OKP के लिए भी हो तो वो एक अलग सिचुएशन है, और वहाँ पे फिर ज़ाहिर आपके लोग भी निकल कर उसे लीड कर रहे हो। लेकिन इस तरह तो एक अजीब सी सूरत हाल है कि चंद लोग निकलें और वो पकड़े जाएं और उसके बाद फिर वो भुगतते फिरें और फेंटियाँ भी खाएं और सब कुछ। तो ये एक अजीब सा वैसे मुझे तो लाहेअमल लगा। लेकिन बहरहाल इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट मामला है वो जी काजी साहब का है। काजी साहब के रुखसती का वक्त हुआ चाहता है जनाब, और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट आ गई है इस सिलसिले में, और काजी साहब को बड़े धूमधाम से रुखसत करने की तैयारी है। और इस सिलसिले में एक फुल कोर्ट रेफरेंस रखा गया है 25 अक्टूबर को, और ये कहा गया है कि 10:30 बजे फुल कोर्ट रेफरेंस में तमाम लोग जो हैं वो काजी साहब को खराज तहसीन पेश करेंगे और फिर उनकी रुखसती होगी। तो ये जो पूरा एक जारी किया गया एलामिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वजह से कि एक तो सब इस बात पे हैरान थे कि जब फुल कोर्ट बुलानी चाहिए थी काजी साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद, जब एक डिवीजन नज़र आ रही थी और आपके जो जजेस थे वो आपसे डिस्टेंस पे हो रहे थे, तो तब ज़रूरत ये थी कि आप उन्हें साथ बिठाते, उनका इत्मीनान जीतते। लेकिन उसके बरक्स काजी साहब ने बिल्कुल जिन जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उनसे बिल्कुल कलाम ही छोड़ दिया और बिल्कुल अलग थलग बैठ गए। और अब जब जाना चाहते हैं तो काजी साहब चाहते हैं कि भाई सारे उनको मिल बैठकर खराज तहसीन पेश करें। दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह कि काजी साहब के हवाले से जो तकारीर होनी है उनका मतन भी मांग लिया गया पहले से। इस जो एलामिये में लिखा हुआ है उन्होंने कहा है कि जी जो आपने तकारीर करनी है वो तकारीर भी पहले से उसकी कॉपी जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी क्या वो कहते हैं बेतबारी है आपको कि जी आपको कोई उल्टा सीधा कुछ कह नहीं देगा तो इसलिए आप इस तरह कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। लेकिन इससे ये भी तस्दीक हो जाती है कि फाइनली काजी साहब कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट से तो जा रहे हैं। अब बात सिर्फ वहीं पे एक रह जाएगी कि आईनी अदालत अगर बनती है तो शायद काजी साहब कुछ चांस मिल जाए उन्हें कि वो भी दोबारा उसके हिस्सा बन सकें, जिसके इम्कानात अभी भी मैं समझती हूँ 99% ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी 1% हैं। तो वो एक रह गया ऑप्शन, वरना बाकी काजी साहब की रुखसती जो है वो अब बड़ी वाज़ेह है और सामने नज़र आ रही है। इसके ऊपर काफ़ी आज सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल और मीम्स वगैरह भी बन रही थी। इसके साथ साथ आज बल्ले के निशान का जो केस था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, उसके ऊपर काजी साहब ने आज समात रखी हुई थी नजर सानी की, और काजी साहब को ये कहा गया कि जी आप ये समात मुलतवी कर दें। हामिद खान साहब की तरफ से ये बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त थी और कोई वकील आज पेश भी नहीं हुआ था आज इस केस के हवाले से। वजह यही है कि ये लोग चाहते हैं कि जब काजी साहब की यहाँ से रवानगी हो जाए तो फिर नजर सानी कोई और बेंच सुने। लेकिन काजी साहब जो हैं वो बज़िद थे कि वो जाने से पहले इसके ऊपर नजर सानी भी करके मोहर तस्दीक सब्त कर दें कि जी मेरा तो फैसला ठीक था और मैं तो ये फैसला बरकरार रख के ही जाऊंगा ताकि इसको दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सके। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इस बात को मान भी लें कि ये फैसला दुरुस्त था तो भी अब मजीद उसमें आप क्या नुकसान PTI का कर सकते हैं, क्योंकि जो नुकसान तो उसमें होना था वो तो हो चुका है। नए इलेक्शंस भी हो चुके हैं, अब हर सूरत में उन्हें नए इलेक्शंस की तरफ ही जाना था। तो ये अगर आप रिवर्स करते तो सिर्फ ये होता कि आप अपना ही एक गलत फैसला दुरुस्त करके जाते। लेकिन अगर आप इसी को फैसले को बरकरार रखते हैं तो उस सूरत में भी मजीद कोई नुकसान, उसके कोई असरात उस तरह से तो है नहीं। तो ये सारी कहानी है। अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि सब आपको मजीद इस बात के ऊपर दादो तहसीन देंगे कि भाई दुनिया में जितनी पार्टियां हैं पाकिस्तान में, किसी के भी इलेक्शन बिला मुकाबला होते हैं, JUIF के हों, नून के हों, किसी के ना चेक होते हैं ना किसी को एतराज़ होता है। और PTI के सिर्फ इलेक्शन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैसे पार्टी बन के बाकायदा बैठ गए और कैसे उसको जज कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही बेरहमाना फैसला दिया, काला फैसला दिया, और उसके बोझ तले काजी साहब दब के रह गए। जितनी उनकी एक इमेज बिल्डिंग थी पिछले कई सालों की, वो सारी उस एक फैसले के नीचे बिल्कुल कालकज़दा हो गई। और उसके बाद हमने देखा कि उस जितने फैसले उन्होंने किए उसी फैसले में डिफेंड करते हुए उसे गुजर गए या उसी को मजीद फैलाते हुए गुजर गए। तो ये काजी साहब ने फिर खोया और ये पाया। तो बहरहाल काजी साहब ने फिर भी PTI की ये इस्तदा मंजूर नहीं की। उन्होंने अपनी रिवायत बरकरार रखी कि PTI की कोई इस्तदा मंजूर नहीं करनी, और उन्होंने कहा कि जी हम इस वजह से नहीं मुलतवी कर रहे दरख्वास्त कि जी ये सुनाना नहीं चाहते या यहाँ लगाना नहीं चाहते, बल्कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। 21 अक्टूबर को हम दोबारा अब ये दरख्वास्त सुनेंगे। तो काजी साहब अभी भी कोशिश में हैं कि इस मसले का यानी बल्ले के फैसले का खुद ही वो आखिरी फैसला भी करके जाएं नजर सानी अपील की। खबरें और भी काफ़ी हैं, लेकिन अब अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट खबर अब यही है कि जो एक तूफ़ान उठा हुआ है उसको कैसे अब चैलेंज के तौर पर निपटेगी रियासत, क्योंकि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अगर इसके ऊपर मुराद सईद, खालिद खुर्शीद या इन लोगों की तरफ से कोई कॉल आती है तो बड़ा मुश्किल है
کہ اس ساری صورتحال میں جب SCO سمٹ بھی ہو رہی ہو تو کس طرح اس کو نمٹا جائے گا. یہ ایک تصادم اور کشیدگی کی کیفیت بظاہر نظر آ رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.